नमस्कार साथियों। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देख लिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग उसके लिए बनाया जाता है जो संस्था सिंपली क्रय विक्रय करती है ना। तो क्रय विक्रय करती है, उनके लिए ट्रेडिंग बना लो। और जो कंपनियां खुद अपना माल बना के फिर बेचती है, उसके लिए एक एडिशनल अकाउंट और बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो। तो उससे पहले हम एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 आप बता रहे हो, पेज एक साथ ही है। चलो उससे पहले आपको पीएनएल अकाउंट बनाना सिखा देता हूं कि पीएनएल अकाउंट कैसे बनता है। तो उसका सिंपल फॉर्मेट होता है कि ये, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो आप पिछली क्लास में आप देख लेना कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो देखो ऊपर की साइड में अपना ये, अब थोड़ा सा ऊपर चल लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में चल लेते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है अपना। ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट था। इधर अपन ने सेल दिखा दी थी, सेल में से सेल्स रिटर्न लेस कर दिया था, 248 आ गई थी, या 30,000 है। तो ये 278 इधर इधर का टोटल आ गया, इधर का टोटल आ गया। इस टोटल में से ये जो सारे खर्चे थे, यहां तक के खर्चे अपन ने लेस कर दिए थे। तो ये इधर का टोटल क्या है, 278 ज्यादा था, इधर का कम था। कितना कम था? 50,600। तो ये क्या आ गया था? अपना ग्रोस प्रॉफिट आ गया। तो ये जो डिफरेंस आया 50,600 का, तो इधर की साइड में, डेबिट साइड में अपने क्या लिखा? टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ग्रोस प्रॉफिट को, 50,600 को। अब ये जो पीएनएल अकाउंट में, ये डेबिट साइड में लिखा है ना इसको, ये इसके साइड में क्रेडिट साइड में आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में। इधर बाय ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर प्रॉफिट है, अगर मान लो सपोज करो ये इधर प्रॉफिट नहीं होता और इधर लॉस होता, जैसे मान सपोज करो इस क्वेश्चन में बाय लॉस अकाउंट होता, बाय ग्रोस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर टू कौन सा? पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल में अगर ये इधर की साइड में होता तो इधर को डेबिट साइड में करके लिख देते, टू ग्रोस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ही तो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं इसको, ऐसे कर रहे हैं। अगर लॉस होता तो इधर की साइड में लिखते हैं, और प्रॉफिट होगा तो इधर की साइड में लिखेंगे, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में? अब चलिए चलते हैं आगे। एक मिनट, ये हम चलते हैं आगे। ये आ गया प्रॉफिट। अब अगर अपने को, जैसे मैंने बताया था कि अगर उधर की साइड में प्रॉफिट है तो ग्रोस प्रॉफिट है, तो ये इधर की साइड में लिख दिया बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बीडी लिख दिया। या ऐसे लिख सकते हो कि ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये लिख दिया, यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो इधर तो ग्रोस लॉस कर देना, दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में आपको अदर इनकम भी लिखनी है। अदर इनकम कौन सी? जो कि आप मेन बिजनेस करते हो, उसके अलावा जो भी इनकम आपको होती है वो सारी इधर इस पीएनएल अकाउंट में आएगी। ये जो है ना इधर की साइड में, ये सारी इनकम का पार्ट। कौन सी? जैसे आपको कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, आपने माल परचेज किया, उसमें कैश डिस्काउंट मिला तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ आ जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपने किया, कोई आपने निवेश कर रखा था, वहां से आपको इन्वेस्टमेंट मिली उसको बेचने से, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ, कहीं से आपको ब्याज प्राप्त हुआ, वो यहाँ पे आ जाएगा। कमीशन प्राप्त हुआ, वो यहाँ आ जाएगा। आपने शेयर मार्केट में शेयर खरीद रखे थे, उनका आपने डिविडेंड मिला तो वो यहाँ पे आ जाएगा। बाय सन्ड्री इनकम, बाकी अदर इनकम, जो इन इनकम के अलावा और भी छोटी मोटी इनकम है, वो सन्ड्री इनकम्स में आप इनको दिखा दोगे। बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है प्रशिक्षु शुल्क,
किसी को आपने बिजनेस में ट्रेनिंग के लिए किसी ने आपने अपॉइंट कर रखा है, उसकी आप फीस लेते हो, तो वो सारी इनकम, बाकी अदर इनकम इधर आ जाती है। ये भाई प्रॉफिट ये आ गया, बाकी और सारी इनकम ये आ गई। तो इधर क्रेडिट में क्या चल रहा है, सारा का सारा क्या चल रहा है, इनकम ही तो चल रही है। तो ये इनकम का ये टोटल होगा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्रेडिट साइड का मामला खत्म हो गया। अब डेबिट साइड में चलते हैं अपन। डेबिट साइड में जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे वो खर्चे जो अपना माल गोदाम के आने के बाद के जो खर्चे हैं, अपनी गोदाम या दुकान में आने के बाद के जो भी खर्चे हैं, वो कौन से खर्चे कहलाते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे। वो सारे खर्चे इधर डेबिट साइड में ले आओ। गोदाम तक के खर्चे तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए थे, गोदाम के बाद के खर्चे इधर आ गए। गोदाम ले लो चाहे दुकान ले, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं। गोदाम तक के तो डायरेक्ट हो गए और गोदाम के बाद के इनडायरेक्ट हो गए। कोई सा नाम हो, नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पर आपको एग्जाम की तैयारी करना तो आपको नाम याद होने चाहिए। अदरवाइज एक सिंपल बिजनेसमैन है, उसमें जरूरी नहीं है सैलरी, रेंट, रेट्स कुछ भी हो, किसी नाम का खर्चा हो बिजनेस में, अगर गोदाम के बाद का है तो इधर डेबिट साइड में आ जाएगा। सैलरी वेजेस दिया, ये डेबिट साइड में कर दिया। रेंट, रेट्स, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, टू लगा के लिखना है। टू लाइटिंग चार्जेस डेबिट साइड में। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, डेबिट साइड में। प्रिंटिंग स्टेशनरी डेबिट साइड में। पोस्टेज, टेलीफोन डेबिट साइड में। लीगल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। ऑडिट फीस आपने चुकाई। ऑडिट फीस क्या होती है समझ में आती है, ऑडिट कराते हो आप सीएस है तो उसकी फीस है, तो वो डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में। गोडाउन आपने किराए पे ले रखा, उसका रेंट किया, वो आपके डेबिट साइड में। टू पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग आप करते हो तो उसके खर्चे इधर डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट आप करते हो तो उसके खर्चे आपके डेबिट साइड में। कैरियर्स इनवार्ड आप करते हो तो उसका आएगा डेबिट साइड में। कैरियर्स आउटवार्ड, इनवार्ड में सॉरी, कैरियर्स आउटवार्ड, आप माल बेचते हो, शिपिंग चार्ज आपका लगता है तो उसे बोलते हैं कैरियर्स आउटवार्ड, तो वो आपके डेबिट साइड में। कमीशन आपके डेबिट साइड में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में। सेल टैक्स आपने चुकाया, सेल टैक्स की जगह अब क्या हो जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, तो जीएसटी आपका डेबिट साइड में। डोनेशन, चैरिटी आपने पे किया, वो डेबिट साइड में। बेड डेब्ट्स आपने पे किया, बुरे देनदार मैंने बताया था कौन होते हैं, डूबत वाले खर्चे, वो सारे, मतलब जितने भी खर्चे हैं ना। डिस्काउंट आपने अलाउ किया, वो डेबिट साइड में। रिसीव्ड वाला इधर क्रेडिट साइड में आ गया था क्योंकि वो इनकम थी। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड में। रिपेयर मेंटेनेंस आपका डेबिट साइड में। और डेप्रिसिएशन आपका डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन अपन लास्ट में लिखते हैं। हाँ, रिसीव्ड हुआ तो आपका इनकम में आएगा। बाय कमीशन रिसीव्ड, इधर आप वर्ड आगे इसके लगा सकते हो, बाय कमीशन रिसीव्ड। रिसीव किया तो इधर इनकम की साइड में आएगा क्योंकि वो आपकी इनकम है। आपने किसी को कमीशन दिया तो वो क्या है, आपका खर्चा है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में क्या है, सारे खर्चे। अब इधर इनकम का अपन ने टोटल लगा दिया था, इधर खर्चों का टोटल लगाओ, ठीक है। सारे खर्चों का आपने ये टोटल लगा लिया। अब अगर आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, इसको कहाँ ले जाते हैं अपन, कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। ये जो बाकी का है ना, ये जो अमाउंट, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है कि इस टोटल में से ऊपर की टोटल लेस करने के बाद में बाकी जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, और इनका फिर टोटल इसके बराबर हो जाएगा। आगे समझ में? तो सिंपली ये चलता है। अगर सपोज करो खर्चों का टोटल ज्यादा है और इनकम का कम है, तो फिर क्या आएगा, बाय नेट लॉस अकाउंट। लॉस हुआ, ट्रांसफर टू द कैपिटल, ये भी कैपिटल में जाएगा, इससे आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, इससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी, इससे आपकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी लॉस होने से। सीधी सी बात है, प्रॉफिट हुआ तो आपकी पूंजी बढ़ेगी और लॉस हुआ तो पूंजी घटेगी। आगे समझ में? ठीक है। अब कुछ स्पेशल जहां पे आपको कंफ्यूज करने वाली चीजें होंगी उनके बारे में समझा देते हैं। सैलरी एवं वेजेज, कर्मचारियों का वेतन अनुत्पादक व्यय माना जाता है।
मतलब जो आप कर्मचारी है, स्टाफ है, देखो एक तो स्टाफ होते हैं, एक होते हैं मजदूर होते हैं। स्टाफ क्या होता है कि आपके बिजनेस ऑफिस में रहता है, वो उनका काम प्रोडक्शन में का काम नहीं होता। वो काम क्या करते हैं, बस प्रोडक्शन के साथ संभाल के लिए होते हैं। जैसे आपने अकाउंटेंट रख रखा है, सुपरवाइजर रख रखा है, तो ये प्रोडक्शन में काम थोड़ा ना करते हैं। लेकिन आपने मजदूर रख रखा है, वो क्या प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, डायरेक्ट खर्चा हो गया और ये इनडायरेक्ट खर्चा। इसलिए कर्मचारियों का वेतन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। जबकि वेतन के साथ मजदूरी को मिला दिया जाता है तो यह अनुपातक माना जाता है, इसे लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। इनकम टैक्स एकाकी व्यापार की स्थिति में आयकर व्यक्तिगत व्यय माना जाता है। एक तरीके से क्या माना जाता है, इसको ड्रॉइंग्स माना जाता है। मैंने इस बिजनेस में पैसा लगाया, प्रॉफिट कमाया 10 लाख का, 10 लाख के ऊपर मेरा टैक्स लगा। अब ये टैक्स किसके ऊपर लगा है, बिजनेस के ऊपर थोड़ा ना लगा है, मेरी इनकम के ऊपर लगा है। तो वो जो मेरी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगा है वो मेरी क्या है, एक तरीके से ड्रॉइंग्स है। अतः इसे आहरण खाते में लिखा जाता है, जिससे पूंजी कम करके चिट्टे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। इससे अपनी कैपिटल कम होगी, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब दिखाया जाता है। फर्म अगर मान लो मेरा इंडिविजुअल नहीं है, फर्म या कंपनी द्वारा आयकर लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। समझ रहे हो क्या बात। अगर मैं मान लो एकल व्यापार है, एकल व्यापार का मतलब समझते हो कि मैं अकेला इस बिजनेस का मालिक हूं, कोई और पार्टनर नहीं है। उस केस में मेरी इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो मेरा पर्सनल है। मैंने कहा कि बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, तो ये मेरी पर्सनल इनकम पे टैक्स लग रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, ड्रॉइंग्स माना जाएगा। उसको आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में नहीं लिखोगे, वो खर्चा नहीं माना जाएगा। उसको ये माना जाएगा कि आपके ने ड्रॉइंग्स करी है, पैसे निकाले। लेकिन अगर मान लो एकल स्वामित्व तो नहीं है, साझेदारी है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं या कंपनी है, उस केस में जो इनकम टैक्स लगता है वो फर्म के ऊपर लगता है या कंपनी के ऊपर लगता है। तो वो कंपनी का या फर्म का क्या है, खर्चा है, उनका खुद का खर्चा है। तो वो खर्चा क्या होगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। इनकम टैक्स एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर उसकी पर्सनल इनकम पे लगता है, ना कि उसकी बिजनेस की इनकम पे। लेकिन फर्म में क्या होता है कि फर्म पूरी एक एंटिटी होती है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, तो इसलिए उसके पीएनएल अकाउंट में दिखाया जाता है। और अगर इंडिविजुअल है तो उसके पीएनएल अकाउंट में ना दिखा के कैपिटल अकाउंट में से कम किया जाता है। अल्टीमेट फर्क वही आएगा। चाहे तो आप अभी लाभ कम कर दो, लाभ कम कर दोगे, पीएनएल में अभी डेबिट कर दोगे तो आपकी क्या होगी, कैपिटल में कम जुड़ेगा, ठीक है। और एकल स्वामित्व में क्या होता है, आपने पीएनएल में कम नहीं किया लेकिन आपने कैपिटल में कम कर दिया। घुमा फिरा के बात वही आनी है, कान चाहे किधर से पकड़ो, पर यह कि दिखाने का तरीका अलग है। समझ रहे हो ना मैं किस चीज को समझाना चाह रहा हूं। पर्सनल और डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, घरेलू और खर्चे। व्यक्तिगत व्यय वो होते हैं जो लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता, इन व्ययों को आहरण के रूप में पूंजी में से कम किया जाता है। पर्सनल खर्चों का तो मैंने बता दिया। जीवन बीमा पॉलिसी, यदि कर्मचारियों के जीवन बीमा का व्यवसाय की ओर से कराया जाता है तो प्रीमियम राशि व्यापार का खर्चा मानी जाती है। और जीवन बीमा पॉलिसी अगर स्वामी या साझेदारों का कराए जाने पर प्रीमियम की राशि व्यक्तिगत व्यय मानकर इसे आहरण खाते के माध्यम से पूंजी खाते में समायोजित किया जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी है, मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, तो वो क्या हो गई, मेरी पर्सनल नेचर की हो गई। तो उस केस में क्या होगा, मेरा ड्रॉइंग्स बढ़ जाएगी, यानी कि कैपिटल मेरी कम हो जाएगी। लेकिन मैं इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे मेरे दीपक जी ऑफिस में कर्मचारी है, तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्मचारी है मेरे लिए, और जिनका अगर मान लो इनका कुछ हो जाता है तो मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मैंने क्या कर रखा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए दीपक जी के लिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी है। तो ये प्रीमियम किसके लिए, बिजनेस के लिए, कर्मचारी के लिए। तो कर्मचारी मतलब अपना बिजनेस का खर्चा है, तो वो उस केस में वो पीएनएल में जाएगी। लेकिन अगर मैं मेरे लिए लेता हूं, मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, तो वो क्या है, पर्सनल नेचर है, तो वो ड्रॉइंग्स में जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। दीपक जी आराम से समझ लेना इन चीजों को ठंडे दिमाग से। अपन बैलेंस शीट बनाएंगे लोगों की, उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। और वहीं अगर पीएनएल की बात, साझेदारी फर्म की बात करें, तो साझेदारों की अगर उनके खुद साझेदारों के ऊपर ले रखा है तो उनके ड्रॉइंग्स में पूंजी कम कर देंगे, और अगर किसी कर्मचारी के लिए ले रखा है तो उनके पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। व्यापार सिखाने पर प्राप्त प्रीमियम, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये व्यापार की आय होती है जिसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है।
क्या होता है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां में जो एमबीए करने वाले छात्र होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं कि उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसकी फीस लेते हैं वो ट्रेनिंग देने वाले। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देखे होंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर पे जो काम करने वाले होते हैं ना, उनको बिजनेस सिखाया जाता है कि ऐसे बिजनेस मैनेज होता है। तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए वो क्या फीस लेते हैं, तो वो फीस उनकी हॉस्पिटल की इनकम होती है, तो वो हॉस्पिटल की इनकम के पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है, ठीक है। नमूने, विक्रय वृद्धि के विज्ञापन के उद्देश्य से निर्मित माल के नमूने मुफ्त में वितरित किया जाता है या प्रत्यक्ष व्यय माना जाता है, इसे लाभान्वित खाते के डेबिट में दिखाया जाता है। ब्याज की बात करें तो ब्याज अगर आपको प्राप्त हुआ है तो क्रेडिट साइड में, ब्याज आपने किसी ने दिया है तो डेबिट साइड में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कई बार व्यापार में ऐसा खर्चा किया जाता है जो आयगत प्रकृति का होता है, जिसकी उपयोगिता बाजार में कई वर्षों तक मिलने की संभावना होती है। जैसे अपन एडवर्टीजमेंट का खर्चा करते हैं, आज अपन खर्चा करेंगे लेकिन उसका लाभ अपन को आने वाले 10 साल तक, 5 साल तक, 3 साल तक मिलेगा। क्यों? लोगों में अपनी ख्याति होगी, बिजनेस का नाम होगा, अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी, तो उससे कस्टमर आने वाले 3 साल तक बिना पूछे अपने पास आएंगे। तो वो क्या है, खर्चा तो किया है इस साल में, लेकिन उसका लाभ अपन को कितने सालों तक मिलेगा? 3 साल तक। 3 साल तक। तो ऐसे खर्चे क्या कहलाते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्राय व्यवसाय की बिक्री बढ़ाने के लिए, नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारी मात्रा में एक्सपेंडिचर किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जिनका लाभ कई वर्षों तक मिलता है। ऐसे व्यय की राशि को लाभ हानि खाते में अंतरित नहीं किया जाता, बल्कि जितने समय तक उसका लाभ मिलता है उस समय तक के लिए बराबर बांट दिया जाता है तथा प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में उसकी निश्चित भाग को अपलिखित किया जाता है। व्यय की राशि को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। एक्सपेंडिचर को किधर दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। अब ये अपन को इसके पीएनएल अकाउंट बनाना है। कौन सा एग्जांपल बता रहे थे? 4th एग्जांपल था ना। अब अपन का एक ही एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अपन ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो एग्जांपल नंबर है आपका 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के अभी इसमें स्लाइड इंपोर्ट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, तब तक हम थोड़ी और चीज़ें पढ़ लेते हैं, बाकी वो एग्जाम्पल अपन आने वाली क्लास में कर देंगे। चलो यही एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। आपको क्या बनाता है? निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला वर्ष का क्या बनाना है? पीएनएल अकाउंट बनाना है, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट आपको 30,700 का दे रखा है। ट्रेड एक्सपेंसेस आपको 450 का दे, कैरियर्स आउटवर्ड से 160 का, ऑफिस सैलरी, ये क्या खर्चा? पोस्टेज खर्चा है, रेंट टैक्सेस खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स डिस्काउंट, लीगल चार्ज, ऑडिट फॉर्स, रेंट, डोनेशन, सुंदरी एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, मिसलिनियस रिसीप्ट्स, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और ट्रेलिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। इससे आपको क्या बनाना है? पीएनएल अकाउंट। तो ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, ये ग्रोस प्रॉफिट कहां से आया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से आया था। टू ग्रोस सेल्स में से इधर परचेज वाले सारे खर्चे, डेबिट साइड वाले खर्चे लेस करके 30,600 आया था, तो इधर इसको लिख देंगे बाय करके, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30,600, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की मदद देख लेते हैं कि क्रेडिट साइड की कौन कौन सी है जो कि इनकम नेचर की है, इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। कैरिज आउटवर्ड खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। ऑफिस सैलरी खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। पोस्टेज तो टेलीग्राम खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। रेंट टैक्सेज खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड भी क्या है? अपने लिए खर्चा है, अपन ने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो अपना खर्चा है। लाइटिंग भी खर्चा है। कमीशन रिसीव्ड इनकम, तो उधर लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड, ये लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड कितना? 140। बैड डेब्ट्स खर्चा है। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड तो इधर आ गया, डिस्काउंट ये क्या है? रिसीव्ड वाला है। अब इसने कुछ नहीं दिया क्योंकि अलाउड का तो अलग से लिखा हुआ है। अब ये क्या है? रिसीव्ड वाला है, तो इसको 700 में लिख देंगे इधर। बाय डिस्काउंट आगे लगाओ तो रिसीव्ड कर दो, जिससे क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा। और इसके बाद लीगल एक्सपेंस खर्चा, ऑडिट फीस खर्चा, रेंट खर्चा, डोनेशन खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंस खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा, मिसलेनियस रिसीव्ड, ये अपनी क्या है, इनकम है। हाँ, तो बहुत अन्य प्राप्ति, तो ये बाय मिसलेनियस रिसीव्ड कितना, 100 रुपये। और कुछ है क्या तो वो देख लो। अनप्रोडक्ट एक्सपेंसेस खर्चा है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है। तो अपना क्या क्या हो गया, मिसलेनियस रिसीव्ड्स हो गया। जो जो कर लो उसके टिक लगाते चलो, नहीं तो आप क्या है इधर भी लिख दोगे इधर लिख दोगे, बार बार कन्फ्यूजन होगी। एग्जाम में आपको ये देखना है कि जो जो आपने अमाउंट लिख दी पीएनएल में उसके आगे टिक लगा दो। ऊपर इधर क्या लिख दी थी, कमीशन रिसीव्ड के टिक लगा दो, डिस्काउंट के टिक लगा दो, और इधर से ये जीपी का टिक लगा दो। ठीक, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है, तब तो आपके गलती के चांसेस कम से कम रहेंगे। अब खर्चे का नंबर ले लें, लाइन एक के बाद से चलने देते हैं। ठीक, ये आ गया। टू ट्रेड एक्सपेंसेस 450, कैरियज आउटवर्ड 160, ऑफिस सैलरी, टू ऑफिस सैलरी 800। ये देखो, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 450, कैरियज आउटवर्ड 160, ऑफिस सैलरी 800, पोस्टेज टेलीग्राम, लिखते जाओ बस टिक लगाते जाओ। पोस्टेज टेलीग्राम 20 रुपये, रेंट से 2000 रुपये, टू सेलिंग एक्सपेंसेस 320, टू डिस्काउंट अलाउड 490, टू लाइटिंग 80, टू बेडेड 1600। कुछ बचा ऊपर, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर के सारे काम का हो गया। टू लीगल चार्जेस 400, टू ऑडिट फीस 600, टू रेंट 1200, टू डोनेशन 50, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 160, टू इंटरेस्ट ऑन द लोन आपने चुकाया 1800, टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 1100, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1800। डेप्रिसिएशन भी था क्या, डेप्रिसिएशन था ही नहीं तो छोड़ दिया। ये देखो ये सारे खर्चे आ गए, टू टोली ऑडिट रेंट डोनेशन सारा सब कुछ आ गया, और ये यहाँ तक अपन ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इधर की साइड का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड का। तो वो टोटल लगाने पे अपना 30,600 प्लस 140 प्लस 700 प्लस 100 मिलके कितनी आ गई, 31,540। अब 31,540 में से आप इधर के टोटल लगाओगे डेबिट साइड के जो भी खर्चे हुए हैं, 450, 160, 820, 2000, 400, 600, 1200, 50, 160, 320, 490, 80, 1600, 1800, 1100, 1800, इन सब का टोटल लगा के आपका टोटल आएगा, वो आ जाएगा। जितना भी टोटल आए इस 31,540 में से आप लेस करके देखोगे, क्योंकि वो इससे कम होगा, तो लेस करोगे तो आप क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो प्रॉफिट आप लिख दोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इसको प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दोगे, तो अब ये और ये इसका टोटल बराबर मैच कर, समझ आ गया कैसे मैच करा है, क्योंकि जो डिफरेंस था उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, नेट प्रॉफिट। तो हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ, ये इधर इनकम थी, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट था ही, बाकी और इनकम थी, उसमें से खर्चा लेस कर दिया, तो इससे आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। यही तो अकाउंटिंग कहती है, ऐसे बनता है पीएनएल। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट अब कहाँ ले जाएंगे अपन, कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब लाभ हानि खाते का क्या महत्व है और क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो व्यापार के शुद्ध लाभ और हानि का ज्ञात किससे पता लगता है, अपन को पीएनएल अकाउंट से पता लगता है, तो इसलिए इसको बनाया जाता है। चालू वर्ष के लाभ हानि खाते का गत वर्ष की तुलना में, भाई चालू वर्ष में अपन को कितना प्रॉफिट हुआ, गत वर्ष में कितना हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, अपना बिजनेस बढ़ा कि कम हुआ, उसका पता लगाने के लिए। शुद्ध लाभ में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना, ये लाभ हानि खाते के विभिन्न आय और व्यय की मदों में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर खर्चों पर नियंत्रण, आय में वृद्धि, भावी नीति निर्धारित की जा सके और भावी लाभों को अपन बढ़ा सके। भाई शुद्ध लाभ का आपको पता लग गया, अब आप देखोगे कि यार प्रॉफिट कम हुआ तो उसको बढ़ाने का कोशिश करोगे कि यार पिछली बार से इस बार ज्यादा बढ़ाना है। आयकर निर्धारित करने में सहायता, इनकम टैक्स का निर्धारण करने में भी कि कितना लाभ हानि खाते में व्यापार के स्वामी को व्यापार की आय पर दिए जाने वाले आयकर का याद पता लगे। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट क्या है, आपकी इनकम है, इनकम से आप पता लगा लोगे कि आपका टैक्स कितना देना है, इसका पता लगाने के लिए पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में क्या चक्कर अंतर है, इसका अंतर यह कि ये लाभ हानि खाते का एक भाग होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक प्रमुख खाता है लाभ हानि खाता, ये किसी खाते का भाग नहीं होता। मतलब दादा ये है, ये इसका बेटा है, ठीक है। लाभ हानि का भाग क्या होता है, व्यापार खाता होता है, और
इस खाते में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और प्रत्यक्ष व्यय को दिखाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट खर्चों को दिखाया जाता है। और इस खाते में सभी अप्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष व्यय को दिखाया जाता है, मतलब इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये खाता सकल लाभ और सकल हानि को बताता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को बताता है, और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताता है। ठीक है। इस खाते का शेष लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो किस में ट्रांसफर करते थे अपन? P&L अकाउंट में। P&L में करते थे ना, बाय बैलेंस BD जो भी करते, और इस खाते का शेष कैपिटल अकाउंट में अपन ट्रांसफर P&L का, ये इसका फर्क है। अब है क्लोजिंग एंट्री। वर्ष के अंत में खाता बही में खोले गए सभी अवास्तविक खातों के शेष व्यापार और लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है। जो कि अवास्तविक खाते थे, अवास्तविक खाते मतलब इनकम और एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट नेचर के जो अकाउंट थे ना, उन सबको तो अपन P&L में ट्रांसफर कर दिया, पूरा बैलेंस जितना भी आता था, तो उनका बैलेंस तो वहीं जीरो हो जाता है। इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस P&L में जाते हैं, मामला खत्म, टाटा बाय बाय। अब बचते कौन है? एसेट और लायबिलिटी, और एक बात करें तो एक कैपिटल, जो कि लायबिलिटी का एक पार्ट होता है, कैपिटल। ये तीन बचते हैं। ये तीन कहाँ आ जाएंगे? ये आपकी बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ठीक, देखे किसका लेता। आगे समझ में? अब वो क्लोजिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री कैसे करते हैं वो थोड़ा मैं समझा दूंगा अभी। वर्ष के अंत के खाता बही में खोले गए सभी अवास्तविक खातों का शेष व्यापार और लाभ हानि खाता में स्थानांतरित करके बंद कर दिए जनरल की प्रविष्टि को अंतिम प्रविष्टि कहते हैं। इसका घर से दवा देंगे। ठीक है। वस्तुगत और व्यक्तिगत खातों को शेष को वर्ष के अंतिम दिन चिट्ठे में दिखाया जाता है। वही है, एसेट और लायबिलिटी है, कुछ नहीं, वही मामला है सारा सा। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है? चिट्ठा निर्धारित तिथि किसी संस्था की वित्तीय स्थिति का विवरण होता है। इसका आशय ऐसे विवरण पत्र से जो निर्धारित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रकट करता है। यह अंतिम खाते तैयार करने की एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की समस्त असेट्स और समस्त दायित्व को सम्मिलित करके तैयार किया जाता है। इनकम और एक्सपेंस का तो मामला वहीं खत्म हो गया, P&L में ही इनके सारे बैलेंस जीरो हो गए। अब बाकी बचती एसेट और लायबिलिटी, उनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? एसेट साइड में कैसे दिखाते हैं? एसेट साइड में उनका वर्गीकरण करते हैं फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स के नेचर की होती है उनको फिक्स एसेट्स लिख के उनको लिख देते हैं लैंड, बिल्डिंग, बाकी और प्लांट एंड मशीनरी जो भी नाम है उनको लिख देते हैं। फिर उसके बाद अपन दिखाते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट वे भी स्थायी प्रकृति की होती है, लेकिन प्रयोगों में लेने से ये क्या है, खत्म हो जाती है। एक मिनट थोड़ा होल्ड करना, बार बार फोन आ रहा है, इसका मतलब कोई अर्जेंट हो सकता है, वो कर रहे हैं। तो क्षय संपत्तियां भी स्थायी प्रकृति की होती है, लेकिन प्रयोग में लेने से इनकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इन संपत्तियों के अंदर खान, तेल, कुएं और खदानें आती है। जैसे मान लो कि देखो फिक्स एसेट्स तो ऊपर आ गई, लैंड, बिल्डिंग जो भी है वो ऊपर वाले आ गई, लेकिन कुछ क्या होती है, फिक्स एसेट्स वेस्टिंग नेचर की होती है। जैसे मैंने एक पहाड़ ले लिया पूरा का पूरा, पहाड़ से मैं क्या निकालूंगा, पत्थर निकालूंगा। पत्थर निकालने के लिए मैंने 5 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई इसमें मैं 5 साल पत्थर की खुदाई करूंगा। तो वो पत्थर की खुदाई क्या है, वेस्टिंग नेचर की है। भाई जैसे जैसे खोदता जाऊंगा वैसे वैसे पहाड़ क्या होगा, खत्म होता जाएगा ना, एक लिमिट है उसकी भी। तो वो क्या है, सही संपत्तियां। तो उन सही संपत्तियों के एक वेस्टिंग एसेट्स के उसमें दिखाते हैं अंडर में। अगली है चल संपत्तियां या चालू संपत्तियां बोल सकते हैं, इनको चालू भी बोलते हैं। चालू का मतलब समझते हैं यार, चालू आदमी है ना, वो वाला चालू। तो ये संपत्तियां उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो इसमें व्यवसाय व्यापार करता है, या तो उसको व्यापार करता है, जो पुनः बेचने के उद्देश्य से प्राप्त की जाती है,
इनका उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है। उत्पादन के दौरान इनका स्वरूप क्या होता है, बदलता रहता है। कोई चीज कच्चा माल होगी तो वो रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, फिर वो कच्चा माल के ऊपर काम होगा तो वो वर्क अर्धनिर्मित माल होगा, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिर उसके बाद वो फिनिश गुड्स हो जाएगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक का रूप ले लेगा, मतलब फिनिश गुड्स का रूप ले लेगा। ये संपत्तियां व्यवसायिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, अतः इनका मूल्य प्रति वर्ष बदलता रहता है। कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल। स्टॉक हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कौन सा, शॉर्ट टर्म। ये मान लो पैसे पड़े थे एडिशनल, उठा के शेयर मार्केट में डाल दिए, जब जरूरत पड़ेगी अपन ने वापस निकालने, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका देनदार हो गया, आपने किसी को उधार माल बेचा तो वो ये थोड़ा है ना कि 10 साल तक देगा ही नहीं आपने उधार माल, या तो इस महीने नहीं, साथ के साथ नहीं तो अगले महीने तो दे ही देगा, तो वो देनदार हो गया। प्राप्य बिल्स, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझा है, किसी को उधार माल दे दिया, उधार माल दे दिया तो उसने क्या दे दिया, चेक दे दिया अपन को, तो चेक दे दिया, चेक अपन ने अभी तक लगाया नहीं तो वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अपन ने किसी को एडवांस दे दिया खर्चे के लगे उसमें, जैसे मोबाइल का रिचार्ज क्या है, प्रीपेड है, पेमेंट आपने पहले कर दिया, सुविधा आप बाद में लोगे, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये क्या है, एसेट है। बैंक में आपका जमा राशि और कैश, जो नगद आपके पास पड़ा है, हस्तगत रोकड़ बोलते हैं इसे, कैश इन हैंड भी बोलते हैं, कैश इन हैंड या कैश भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी करंट एसेट है। तो इसके करंट एसेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, रॉ मटेरियल या स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेस्टमेंट, बिल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। ये क्या है, सारी करंट एसेट। इसके बाद करंट एसेट के बाद कुछ आती है लिक्विड एसेट। ये करंट से भी और करंट, चालू तो है और चालू, ज्यादा ही चालू है ये मान लें, ये फटाफट नगद में। चल संपत्तियों में जो बदला जा सकता है वह तरल है, और संपत्तियां रोकड़ में हैं जिन्हें आसानी से रोकड़ में बदला जा सकता है, तरल संपत्तियां कहलाती है। हस्तगत रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, प्राप्य बिल आदि तरल संपत्तियां। अब जो करंट एसेट है, करंट एसेट में भी कौन सी है, एक ज्यादा ही करंट है, उनका सब पार्ट हो गया। हाँ, ये संपत्तियां रोकड़ में आसानी से बदला जा सकता है, वो कौन सी कहलाती है, तरल संपत्ति। जैसे आपके पास नगद है तो वो खुद ही नगद है। बैंक में आपके पास पैसा जमा है तो आज ही जाके आप आधी रात को भी बैंक से, ATM से जाके पैसे निकाल सकते हो। देनदार है, उसको भी बोल सकते हो कि ला भाई फटाफट ले आ पैसे। और ऐसे बिल्स रिसीवेबल को, चेक अपने पास आया हुआ है, अगले दिन चेक निकाल के अपन, तो मतलब जिनको फटाफट नगद के रूप में बदला जा सकता है, वो कौन सी हो गई, लिक्विड एसेट हो गई। करंट एसेट का पार्ट है ये, एक तरीके से क्लासिफिकेशन है लिक्विड एसेट। एक होती है फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि कृत्रिम संपत्ति, बनाई गई संपत्ति। कृत्रिम संपत्ति ऐसी मदें होती है जो वास्तव में संपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा खर्चा और हानियां हैं जिनका लाभ हानि खाते में राइट ऑफ नहीं करते। एक ऐसा खर्चा जिनको P&L अकाउंट में राइट ऑफ नहीं करते, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, उसको अपन 1 साल में ही पूरा नहीं करते, आने वाले 5 साल तक उसका लाभ मिलता है, तो उनको 5 साल तक अब ले जाना है। भाई सपोज करो आपने कितने का खर्चा किया, 1 लाख का खर्चा किया, और इसका बेनिफिट अपन को 5 साल तक मिलेगा। तो आज 1 साल खत्म हुआ तो 1 साल तो 20,000 तो P&L में लेंगे, बाकी कितना बचा हुआ है, ये 80,000 क्या है, आपकी कृत्रिम संपत्ति है। ये फिक्टिशियस एसेट्स के अंतर्गत आपके बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। इसे प्रारंभिक व्यय हो गया, विशेष विज्ञापन अभियान पर खर्चा हो गया, अंशों पर दिया गया बट्टा हो गया, यह कृत्रिम संपत्ति। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी में क्या होती है, कैपिटल, जो व्यापार के स्वामी की होती है। जो राशि कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटाने के बाद जो राशि बचती है वो क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। एसेट साइड का टोटल कर लो, उसमें से लायबिलिटी घटा दो, बाकी जो बचेगी आपकी क्या बचेगी, खुद की संपत्ति बचेगी। जैसे मैं मान लो ये बिजनेस करता हूँ, ये सारा एसेट का खर्चा है, सारा सब जोड़ जाड़ के 10 लाख का है। अब इसमें से मैंने बाहर लोगों से कितना उधार ले रखा था, सपोज करो 5 लाख का मैंने उधार ले रखा था, 5 लाख मैंने घटा दिया, तो बाकी क्या बचा मेरी, ये मेरा खुद का हिस्सा बच गया ना। ये खुद का हिस्सा क्या बच गया, कैपिटल बच गया। स्थायी दायित्व,
यानी कि फिक्स लायबिलिटी। ऐसे दायित्व जिनका दायित्व का भुगतान लंबी अवधि के बाद करना होता है वो स्थायी दायित्व कहलाते हैं या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है। चालू दायित्व जिनको शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना होता है वो चालू दायित्व कहलाते हैं। जिनको 1 वर्ष के भीतर करना होता है मेनली तो शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। कॉन्टीजेंट संदिग्ध होता है ना, संदिग्ध, यार इसके ऊपर मेरे को डाउट है, इसके ऊपर मेरे को डाउट है, पेमेंट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो होती है संदिग्ध संपत्ति। ऐसी देनदारी है जो छुट्टा बनाने की तिथि को तो दायित्व नहीं होती, आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन तो वो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन किसी घटना के घटने पर वो दायित्व बन सकती है, तो वो संदिग्ध या संभावी दायित्व कहलाते हैं। जैसे सपोज करो कोई आपका ऊपर केस चल रहा है, आज बैलेंस शीट बना रहे हैं, केस का अभी तक डिसीजन हुआ नहीं, लेकिन डर तो ये भी है कि यार केस हार जाएंगे, अब केस हार जाएंगे तो 50,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तो एक संभाव्य खर्चा है ना, तो उसका अपन प्रोविजन बनाते हैं, एक दायित्व है एक तरीके से, आज नहीं है तो भविष्य में आएगा। दायित्व के लिए अपन पहले से एंट्री करते हैं, किस कौन सी अवधारणा के अंतर्गत, अवधारणा मैंने पढ़ाई थी रूढ़िवादी की अवधारणा, कि जितने भी हानियां और खर्चे हैं इनको पहले रिकॉर्ड कर लो, तो ये भविष्य में होने वाला क्या है, खर्चा है, दायित्व है, तो उसके लिए पहले से अपन क्या बना लेंगे, प्रोविजन बना लेंगे। तो न्यायालय में विचाराधीन दावे हो गया, जमानत का उत्तरदायित्व हो गया, किसी की जमानत अगर जब्त हो जाती है तो उसका हो गया, आपने किसी को चेक दे दिया और चेक गलती से मान लो किसी से चेक प्राप्त हुआ और आपने उस चेक को किसी को दे दिया, ले भाई उससे पैसे प्राप्त हुआ तेरे को दे देता हूँ, लेकिन वो क्या होता है, एक डाउट तो रहता है ना यार, चेक लगाया पता नहीं सामने वाले खाते में बैलेंस है या नहीं, उसका दायित्व होता है। तो वो सारी क्या होती है, स्थिति विवरण के अंत में सूचना के लिए टिप्पणी के रूप में इनको लिखा जाता है। ऐसे जो दायित्व होते हैं ना कंटीजेंट, इनको बैलेंस शीट में अपन शामिल नहीं करते, इनको नीचे फुटनोट में लिखाया जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते इनको लायबिलिटी साइड में, लेकिन फुटनोट में दिखाते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ सकती है। और क्यों दिखाते हैं फुटनोट में भी, पूर्ण प्रकटीकरण के लिए, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा है कि आप कोई भी तथ्य आप छुपाओगे नहीं बैलेंस शीट में, उसकी वजह से अपन फुटनोट में दिखाते हैं। अब ये बैलेंस शीट का प्रारूप है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। एसेट में आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर्स, स्टॉक इन हैंड, स्टोर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ये सारी इधर दिखा देनी, ये एसेट हो गई। ये आपका बैंक ओडी हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई, बकाया खर्चे, क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, और जो इसके अलावा बाकी जो बचता है वो आपकी कैपिटल हो गई। ये सिंपल फॉर्मेट है। और ये दूसरा ऑर्डर है, ये तो क्या है, तरलता ऑर्डर, तरलता क्रम में। लिक्विड एसेट मतलब जिनको नगद में या नगद है या नगद में बदला जा सकता है, उस ऑर्डर में है, उस क्रम में। नगद है, फिर बैंक में है, इसको भी जल्दी से नगद में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल भी नगद में है, सन्ड्री डेटर्स भी नगद में है, ये फिर उससे थोड़ा कम नगद, उससे थोड़ा कम नगद, उससे थोड़ा कम नगद, उससे थोड़ा कम नगद। तो ये एक तो होता है, हो गया तरलता ऑर्डर। समझ में तो आ रहा है ना कि पास ज्यादा चल रहा हूं। हाँ, उस ऑर्डर में आप बैलेंस शीट बना सकते हो, या इसका उल्टा भी कर सकते हो आप। हैं? अरे इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, आप गुडविल पहले दिखा सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, स्थिरता क्रम में, ऑर्डर ऑफ द परमानेंस। ये आप नीचे वालों को ऊपर दिखा दो, ऊपर वालों को नीचे दिखा दो, बस ये है। और बाकी अपन इसको कल देखेंगे, इतना और बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है, क्या नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और कल के वीडियो में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट का एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, और बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या अंतर होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है, और लाभ हानि और चिट्ठे में क्या अंतर होता है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आया हो, ये क्लासेस आपके बीकॉम पार्ट फर्स्ट में भी है, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके 11th की बुक्स में भी है। तो 11th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और 12th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।